दोस्तों, आदाब सलाम। असरार उर्दू के तहत मैं आपका मेज़बान डॉक्टर अमजद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम देखेंगे मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की नज़्म बरखा रुत। बरखा रुत कई यूनिवर्सिटियों के निसाब में शामिल है, कॉलेज के निसाब में शामिल है और मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली जैसे बड़े शायर की एक अहम नज़्म है। आप जानते हैं कि जब जदीद उर्दू शायरी का आगाज़ मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली और इस्माइल मराठी इन लोगों की कोशिशों से और मोहम्मद हसन आज़ाद की कोशिशों से जब हुआ 1861 में, तो वहाँ नज़्म उनके मौज़ूआत दिए जाते थे, मौज़ू को दिया जाता था जिस पे शोरा नज़्म लिख कर लाते थे। ये भी उसी सिलसिले की एक नज़्म है जिसमें मोहम्मद हसन आज़ाद, इस्माइल मराठी की बरसात की एक शाम या बरसात की एक रात, इस तरह की नज़्में और भी यहाँ मौजूद हैं। हाल ही की ये नज़्म मेजर उर्दू यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के निसाब में शामिल है सेमेस्टर BA 5th में, और ये MA लेवल के कोर्सेज पर भी शामिल निसाब है। दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपने मशवरों से भी मुझे नवाजते रहिएगा ताकि मैं इस तरह की मजीद वीडियोज लेकर आ सकूं। और ये सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता चलता है, लेकिन पहले जहां जहां आपकी प्रायोरिटी होगी, जहां जहां आपको जरूरत होगी, आप चैट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उन पे वीडियो बना सकूं। मुख्तसर तारफ ये है जो मैंने लिखा है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मौलाना अल्ताफ से हाली की नज़्म बरखा रुत एक खूबसूरत नज़्म है जो बरसात के मौसम के हसीन मंजर और उससे जुड़े हुए एहसासात और जज्बात की अक्कासी करती है। इस नज़्म में हाली ने बरसात की हकीकी मानों में बहुत खूबसूरती अक्कासी की है, और बरसात ना होने की वजह भी इंसान को महसूस होती है, और बस बरसात के जो एहसासात हैं होने के और जो असरात हैं होने के, उनकी मंजर कशी भी बहुत खूबसूरती से की है। बज़ाहिर अगर हम देखें तो हम बरसात को इतना ध्यान से नहीं देखते, या एक आम आदमी बरसात को इतना ध्यान से नहीं देखता, या बरसात ना हो तो सिर्फ हमारे लिए बरसात ना होना एक बात है, लेकिन शायर उसको कई तरह से देखता है। और बरसात ना होने से कौन कौन सी चीजें मुतासर होती हैं, और बरसात होने के बाद क्या क्या फैज होता है, क्या क्या मुतासर होता है, हाली ने बड़ी बारीक बीनी से इस नज़्म में बयान किया है। तलबा, आप जानते हैं कि जब नज़्म की तारीफ हमने देखी थी, आप देख सकते हैं नज़्म की तारीफ भी जाकर कि नज़्म क्या है। नज़्म में एक रब्त होता है, हर मिसरे में एक रब्त होता है, एक कहानी बयान होती है, एक मैसेज हमें नज़्म के इख्तिताम पर मिलता है। गजल इसके बरक्स है, उसकी हम बात यहाँ पर नहीं करेंगे। इस नज़्म का आप देखिए कि एक पस मंजर क्या हो सकता है, कि बरखा रुत का पस मंजर हिंदुस्तान के रवायती बरसात मौसम पर मबनी है, जो गर्मी के बाद आता है और जमीन को तरोताजा कर देता है। ये नज्म उस वक्त की अक्कासी करती है जब बादल गरजते हैं, बिजली कड़कती है और बारिश की बूंदें जमीन पर गिरती हैं। इस मौसम को इस मौसम को किसानों के लिए एक नियामत समझा जाता है, यानी बरसात के मौसम को, क्योंकि ये जमीन को सैराब करता है और खेतों में नई जान डाल देता है। हाल ही ने इस नज़र में कुदरती मनाजर और इंसानी जज्बात का हसीन इम्तजाज पेश किया है। कुदरती मनाजर यानी कि बारिश ना हो तो उससे जानवर, जिन जानवर, चरिंद परिंद, दरख्त, खेत खलियान, मैदान, सब मुतासर होते हैं। वहां इंसान भी मुतासर होता है, और बारिश होने के साथ ही सब चीजें जो है तरोताजा हो जाती हैं। नज़म की तशरीह में हम इससे जो है समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि नज़म के बुनियादी किस तरीके से हाली ने नज़म में क्या बयान किया है, ताकि आपके जहन में खाका रह जाए कि नज़म हकीकत में है क्या है। क्योंकि नज़म की अगर एक एक मिसरे की हम तशरीह करेंगे तो वो कोई इतनी खास बात नहीं रह जाती है, और आपके शायद पल्ले कोई बात ना पड़े। अगर हम देखें तो नज़म का जो पहला हिस्सा है, पहले हिस्से में हाली ने बरखा रुत के आगाज की मंजर कशी की है, बादलों का आसमां पे छा जाना,
बिजली का कड़कना और पहली बारिश की बूंदों का जमीन पे गिरना वगैरह वगैरह जो है, ये बड़ा खूबसूरत मंजर हाल ही पहले हिस्से में पेश करते हैं। नज्म के दूसरे हिस्से में हाली ने बरखा रुत के दौरान जमीन की खूबसूरती का जिक्र किया है। जब बरखा रुत होती है तो जमीन हमें कितनी खूबसूरत लगती है। बारिश के बाद मिट्टी की खुशबू, सब्जे की चमक और दरख्तों की तरावट, ये सब कुछ दिल को मसरूर करता है। ये मंजर किसानों के लिए एक नवीद यानी एक खुशखबरी लाता है, क्योंकि बारिश की बूंदें उनकी फसलों के लिए जिंदगी बख्शती है और किसानों की नजरें लगी रहती हैं आसमान पर कि बारिश हो और उनके खेत खलियान हरे भरे हो जाएं। और अगर बारिश ना हो तो हमारे मुल्क हिंदुस्तान में बड़े पैमाने पर लोग इससे मुतासर होते हैं और कहीं कहीं ऐसे इलाका जात हैं जहां पर सिर्फ बारिश के इंतजार से ही फसलें परवान चढ़ती हैं। और जो तीसरा हिस्सा है इस नज्म का, उसमें हाली ने बरखा रुत के दौरान इंसानों और जानवरों के जज्बात का जिक्र किया है। ये बड़ा कमाल की बात कि इससे सिर्फ खेत खलियान ही मुतासर नहीं होते हैं, इंसान भी और जानवर भी मुतासर होते हैं। बारिश के दौरान में खुशी से और जब बारिश होती है तो इंसान खुशी से झूम जाते हैं, बच्चे बारिश में खेलते हैं और जानवर भी खुशी का इजहार करते हैं। ये मौसम सबको खुशियां देता है। नज्म का चौथा हिस्सा और ये आखिरी हिस्सा गालिबन मैं कह सकता हूं कि इख्तिताम का जो मंजर है वो इसमें पेश हुआ है। बारिश के बाद की ताजगी, नए पौधों की पैदाइश, जब बारिश होती है तो पौधे उगते हैं, फूल खिलते हैं, माहौल ऐसा खूबसूरत हो जाता है कि जिंदगी में एक नया आगाज हो जाता है, एक नई ताजगी आ जाती है। इस हिस्से में हाल ही ने बरखा रुत की नियमतों का जिक्र किया है और इसके मस्बत असरात जो है उसका जिक्र किया। इस तरह ये नज़म जो है चार हिस्सों में अगर आप तकसीम कर लें तो ये नज़म अपने इख्तिताम को पहुंचती है। इख्तितामिया नज़म का कुछ यूं होता है कि मौलाना अल्ताफ से हाली ने नज़म बरखा रुत एक का जो एक हसीन और दिलकश मंजर और बरसात का जो मौसम इस खूबसूरती के साथ पेश किया है और उसके जो असरात की बेहतरीन नक्काशी की है, और हाली ने जो अल्फाज का नज़म में चुनाव किया है और जो पेशकश की है वो लाजवाब है। इसीलिए वो मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली को हाली बना देती है। और आप जानते हैं कि मुकदमा शेर व शायरी में जो उनके हाली की एक तनकीदी किताब है जिसमें हाली ने शायरी के हवाले से बहुत सी बातें की हैं, शायरी के उसूल जो हैं वहाँ मरातब किए हैं, बयान किए हैं, तो वो सारी अक्कासी उसकी होती है कि हाली शायरी से किस कदर और फनी खूबियों से हाली जो है वो किस कदर बैराबर थे। दोस्तों कुछ अलामतें अगर मैं देखूं, हम अगर इसमें तहकीक करें, बारीक बीनी से देखें, तो नज्म बज़ाहिर बड़ी आसान सी लगती है, सादा सी लगती है, लेकिन कुछ अलामतें ऐसी नज्म में इस्तेमाल हुई हैं। अलामतें कि अशारों अशारों में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं कि जिनको थोड़ा हम अगर सोचें, गौर व फिक्र करें तो वो बड़ी खूबसूरत बना देती हैं नज्म। धूप और गर्मी, आप देखिए कि धूप और शिद्दत को जिंदगी की सख्त, खाली धूप को हम जिंदगी की मुश्किलात मानते हैं, मुश्किल मानते हैं, और यहाँ धूप और गर्मी जो है वो शिद्दत की एक अलामत के तौर पर हमारे सामने आती है, जिसमें इंसान और जानवर दोनों की हालत जार को बयान करती है, जहां सब प्यासे हैं, बेहाल है। फिर नज्म में ये बयान हुआ है कि पानी की कमी, तो पानी की जगह आग बरसती थी खाक पर। यह अलामत इस बात की अक्कासी करती है कि गर्मी की शिद्दत ने पानी की फरावानी को खत्म कर दिया है, जो कि जिंदगी की बुनियादी जरूरत। इसके बाद आप देखिएगा कि भाई जानवरों की हालत इसमें बयान हुई है कि इसमें इंसान तो इंसान, शेर भी अपनी कुछार में जो है बेबस नजर आते हैं, और सांडे भी आपने जो है मुंह छुपाए हुए हैं। और इससे ये जाहिर होता है कि बेबसी न सिर्फ इंसानों की थी बल्कि जानवर भी ये थकन महसूस करते हैं। खाबिदा हालत जो है कि घड़ियाल और रूद बार में सुस्त, ये अलामत है कि इंसान की जिंदगी में हरकत नहीं रहती है। घड़ियाल जो अब समझते हैं कि साज रूदबाद एक साज का नाम है, कि ये सब सुस्त है, बल्कि जिंदगी में ये इनकी हरकत नहीं रही। गोया संगीत में, रक्स में भी बारिश का एक रोल है कि इंसान तरोताजा है तो ये सारी चीजें होने वाली हैं। इसकी तरफ भी हाल ही ने जिक्र किया है। आतशी हवा यानी आग जैसी हवा, यानी हवा को आमतौर पर हम बड़ी राहत समझते हैं, ठंडी समझते हैं, लेकिन गर्मी की हालत में हवा भी आग की तरह आती है
وہ بھی انسان کے لیے مشکل بن جاتی ہے۔ اس میں ایک سایہ کی تلاش میں لفظ استعمال ہوا ہے، ترکیب استعمال ہوئی ہے کہ جس میں گرمی کی حالت میں سر چلنے والی چیز، تیز ترار چیز بھی سایہ تلاش کرتی ہے۔ یہ اس بات کا ذکر ہوا ہے۔ اور اس نظم میں جس میں قدرت کی حسین اور پرکیف بارش کی تصویر کشی کی گئی ہے، قدرت کی عظمت اور اس کی عطاؤں کی تعریف کرتی ہے۔ نظم کا عنوان تو نہیں دیا گیا، مگر اس میں بارش کے انتظار اور اس کی آمد کا ذکر کیا گیا ہے۔ نظم کا آغاز گرمی کی شدت اور تپش کے ذکر سے ہوتا ہے، پھر بارش کی آمد کو رحمت الہی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ نظم کا عنوان اگرچہ برقع روت ہے، اس میں قدرتی مناظر یا قدرت کی عظمت وغیرہ کے حوالے سے عنوان نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں نظم میں سما جاتی ہیں۔ تو دوستو، اگر ہم نظم کی تشریح کے حوالے سے بات کریں تو اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ کچھ ایک ایک شعر کی تشریح میری ایک اور ویڈیو میں آلریڈی ہو چکی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اس میں کوئی زیادہ ایسی بات نہیں ہے کہ میں ویڈیو کی اور طویل کر دوں۔ البتہ یہاں پر یہ موجود ہے، میں اس کو آستہ آستہ سکرال کر دیتا ہوں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آئی تو آئی جان میں جان، سب تھے کوئی دن کے ورنہ مہماں، گرمی سے تڑپ رہے تھے جاندار اور دھوپ میں تڑپ رہے تھے کوسار۔ اس ساتھ ساتھ مصروں کی ہلکا ہلکا ترجمہ لکھ دیا گیا ہے۔ بوگل سے سوا تھا ریگ صحرا اور کھول رہا تھا آب دریا، سانڈے تھے بلوں میں منہ چھپائے اور ہانپ رہے تھے چار پائے، تھی لومڑیاں زبان کالے اور لو سے ہرن ہوئے تھے کالے، چیتوں کو نہ تھی شکار کی سدھ بدھ، ہرنوں کو نہ تھی قطار کی سدھ، تھے شیر پڑے کچھار میں سست، گڑیار تھے رود بار میں سست، ڈھوروں کا ہوا تھا حال پتلا، بیلوں نے دیا تھا ڈال کندھا، بھینسوں کے لہو نہ تھا بدن میں اور دودھ نہ تھا گھؤں کے تھن میں، گھوڑوں کا چھوٹا تھا گھاس دانا، تھا پیاس کا ان پہ تازیانہ، گرمی کا لگا ہوا تھا بھوکا اور ان سے نکل رہا تھا سب کا، طوفان تھے آندھیوں کے بھرپا، اٹھا تھا بھگولے پر بھگولا، آ رہے تھے بدن پہ لو کے چلتے، شعلے تھے زمین سے نکلتے، فی آگ کا دے رہی ہوا کام، تھا آگ کا نام مفت بدنام، فرشتوں میں سوار اور پیدل سب، دھوپ کے ہاتھ سے تھے بے کل، گھوڑوں کے نہ آگے اٹھتے پاؤں، ملتی تھی کہیں جو روک کے چھاؤں، فی سب کی نگاہ سوئے افلاک، پانی کی جگہ برستی تھی خاک۔ تو یہ ساتھ ساتھ ترجمہ ہے، اس کا آپ اسکرین شاٹ لے کے بھی اگر تھوڑا سا دیکھنا چاہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد تشبیہات اور استعارات بھی اس نظم میں استعمال ہوئے ہیں کہ گرمی کی تپش بجانے والی اور سردی کا پیام لانے والی تشبیہات کا بہترین استعمال ہے، اور قدرت کے مناظر اور عجائب بات کی کام ہے بارش کو، یعنی کہ ایک قدرت کا سورس، قدرت کا ذریعہ۔ نظم میں آہنگ بھی کمال کا ہے اور بہت خوبصورت نظم ہے، اگر کل ملا کے ہم اس کو دیکھیں کہ نظم پڑھتے وقت آپ کہیں بھی تنگ نہیں پڑتے ہیں۔ تو گویا دوستو یہ تھی مولانا الطاف حسین خالی کی نظم برقع روت، جس کو 4 حصوں میں آپ تقسیم کر لیجئے گا۔ بارش کا تعارف حالی کرواتے ہیں، گرمی کی شدت میں کیسے کیسے طرح سے انسان، جانور، پودے ڈھال ہو جاتے ہیں اور بارش کے آنے کے بعد تر و تازہ ہوتے ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی بھی ہمارے ڈسکس ہوئے ہیں۔ آپ نظم کو دیکھیے گا اور ایک ساتھ آپ نظم کو سمجھنے کی کوشش کریے گا کہ بارش کی کتنی امپورٹنس ہے، اور یہی لوگ حالی اور ان کا جو گروپ تھا وہ چاہتے تھے کہ ایک میسج دیا جائے کہ بارش جو آج بھی جو ہمارا ایک نظام ہے آل اوور دا ورلڈ، وہ چاہتے ہیں کہ درخت لگیں اور درخت لگائیں، ہر شخص ایک درخت لگائے تاکہ ہم بارش وقت پر جو ہے وہ حاصل کر سکیں، اور بارش سے ایک ایکو سسٹم میں برابری رہتی ہے۔ آج کل آپ دیکھیں گے کہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے یا سردی پڑتی ہے تو بہت زیادہ ہوتی ہے، برسات وقت پہ نہیں آتی اور کئی کئی علاقوں میں تو برسات ہوتی نہیں ہے۔
تو آپ دیکھیے کہ حالی کی نظر کتنی دور کی تھی کہ حالی نے اس وقت آج سے 100 سال پہلے بھی اس پہ توجہ دی تھی کہ بس صاحب کی بہت امپورٹنس ہے۔ نظم کی تشریح کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، جب ایگزام کے حوالے سے بات کریں تو نظم کا ایک ایک مصرے کی تشریح کبھی بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نظم کے اگر 5 یا 6 شعر ایک بار ایک ساتھ ہی آئیں گے اقتباس میں، تو آپ کو اقتباس میں ہی اس کی تشریح کرنی ہے۔ تشریح کرنے سے قبل آپ نظم کا پس منظر دے سکتے ہیں۔ مان لو کہ حال ہی کی اس نظم سے اشعار آپ کو تشریح کے لیے آئے ہوں گے اور یوں لکھا ہوگا کہ مدرجہ ذیل اشعار کی تشریح کیجیے اسباق سیاق و سباق کے حوالے سے۔ تو پہلے آپ شاعر کا تعارف کروائیں گے کہ حالی نے یہ نظمیں کیوں لکھی ہیں، حالی کون تھے، پھر یہ نظم جو ہے اس کا عنوان برکھا روت ہے اور اس میں ہوا کیا ہے، کیونکہ وہاں تو 4 شعر ہو سکتے ہیں، 6 ہو سکتے ہیں، سبھی کی سبھی تو نہیں ہوں گے، لیکن آپ کو نظم کا پورا پس منظر دے دینا ہے تاکہ ایگزامینر کو یہ بات سمجھ آ جائے کہ ان نظم میں ہوا کیا ہے۔ پھر جو سطور وہاں دی گئی ہوں گی، جو اقتباس وہاں دیا گیا ہوگا، اس کی آپ کو تشریح کرنی ہے یا جو بات بھی آپ سمجھانے کی اس سے کوشش کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد چھوٹا سا ایک اور پیرا ایڈ کرنا ہے، اس میں اس کے جو فنی لوازمات ہیں، جو فنی محاسن ہیں، ان کی نشاندہی کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اس طرح آپ کی تشریح جو ہے وہ مکمل مانی جائے گی۔ دوستو، اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور آپ استفادہ کر رہے ہیں تو ضرور اپنے کسی ایک دوست میں اس کو بھیج دیجیے گا تاکہ آپ کے ذریعے سے بھی کسی کو فائدہ ہو جائے، میرا حوصلہ بھی اس سے بڑھ جاتا ہے۔ اپنا دھیان رکھیے گا۔ خدا حافظ۔